हेलो स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या हम पेडी क्रॉप को विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं? चलो समझते हैं। पेडी क्रॉप एक खरीफ क्रॉप्स है। हमने अपनी लास्ट सेशन में दो मेजर वैरायटी के क्रॉप्स पढ़े थे। पहला है आपका खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है आपका रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स है ना, उसे रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और जो रबी क्रॉप्स है उसे विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। ये जो पेडी क्रॉप्स है ना आपके, ये खरीफ क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। खरीफ क्रॉप्स के अंदर जो जो भी एग्जाम्पल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपकी पेडी हो गए, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब की एक डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है। खरीफ क्रॉप्स के मेटाबॉलिज्म में उन्हें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बहुत सफिशिएंट वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर एक फार्मर पेडी क्रॉप को रेनी सीजन के अलावा किसी और सीजन में ग्रो करने की कोशिश करेगी, क्या वो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कर पाएगी? और अगर आर्टिफिशियली वो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश करे भी ना, तो उसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ तो बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छी बारिश होती है। तो अगर हम पेडी क्रॉप को रेनी सीजन में कल्टीवेट करें तो नेचर से ही बहुत ज़्यादा वाटरिंग होती है, तो हमें आर्टिफिशियली वाटर देने की भी ज़रूरत नहीं। विदाउट कोई खर्चा पेडी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो भी करेंगे और अच्छी हार्वेस्टिंग भी होगी। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या है पहले समझते हैं। देखिए, आप सब एग्ज़ाम के लिए भी तैयारियां करते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं ना। सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे कि हमने सिलेबस देख ली, सिलेबस के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद उसे समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसके नोट्स बनाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम एवरी एग्ज़ाम से पहले करते रहते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपके घर में सबके घर में किचन गार्डन होगा, तो उसमें आप कोई ना कोई फैंसी प्लांट्स हो या फिर कोरिएंडर प्लांट्स भी हो, आप लगाते हैं। तो उसके लिए भी आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं कि नहीं, कुछ नॉर्मल सी बेसिक एक्टिविटीज़, जैसे कि आप मिट्टी को खोदते हैं, उसमें कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, अच्छी टाइम से पानी देते हैं। ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले ना आपको कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं फार्मर्स को। इसे कहते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, वो फार्मर्स पहले कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, हम एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस है ना, इसके कुछ मेजर स्टेप्स हैं, हम इसे देख लेते हैं। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस फेज में फार्मर्स क्या करते हैं, जो उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो मिट्टी है, वो चेक करते हैं कि वो कितना उर्वर है, कितनी उर्वरता है उसकी मिट्टी की, और कितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उन मिट्टी में। इसलिए एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है मिट्टी का। उसमें मेंशन होती है कि आपकी ज़मीन की कितनी उर्वरता है और उसमें कौन सी मिनरल्स और विटामिन्स अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है? सोइंग यानी कि बीज को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। इसे करने से पहले फार्मर्स पहले ये डिसाइड करते हैं कि उनकी जो फसल है वो क्या है, और फसल के हिसाब से ही वो बीज को किस टाइप से वो बीज को अच्छी तरह से बुआई करेंगे, ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगी और अच्छी हार्वेस्टिंग होगी।
तीसरे स्टेप में आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सोयल प्रिपरेशन के टाइम में जो फार्मर्स हैं ना, वो देख चुके हैं कि उनके मिट्टी में कौन सी मिनरल्स की ज़रूरत है, किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। और ये सब कैसे डिसाइड करते हैं? फसल को सामने रखकर। जो भी फसल वो ग्रो करना चाहते हैं उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी ना, तो उसे हिसाब में लेकर वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। चौथे स्टेप में आते हैं आपकी इरिगेशन यानी कि सिंचाई। फार्मर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि फसल के हिसाब से किस किस टाइम पे पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो फसल ख़राब हो जाएगी, कम पानी देंगे तो फसल सूख जाएगी। तो फसल के हिसाब से ही पानी दिया जाता है। 15 डेज़ टू 15 डेज़ दिया जाएगा या फिर मंथ टू मंथ दिया जाएगा, ये सब फार्मर्स डिसाइड करते हैं। फिर आती है आपकी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? कुछ अनवांटेड प्लांट्स खुद ब खुद उग जाते हैं, उन्हें कोई लगाता नहीं है, वो बस ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने किचन गार्डन में, अगर आपने कोरिएंडर की प्लांट लगाई, कुछ दिन के बाद कुछ घास उग गए, कुछ अदर प्लांट्स ग्रो हो गए, वो हम नहीं चाहते पर वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। तो इन जो वीड्स होते हैं ना, इन्हें पहले हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हटाएंगे नहीं तो हम जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स और जो टाइम टू टाइम वाटरिंग कर रहे हैं हमारी मेन फसल के लिए, वो सारे ये जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो यूटिलाइज कर लेंगे। तो हमारे जो मेन फसल है ना, उसके लिए कम पड़ जाएंगे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर। तो इसलिए फार्मर्स बहुत सारे टेक्निक्स यूज करके इन वीड्स को हटाते हैं उनकी मेन फसल से। उसके बाद आती है आपकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में फेज में क्या होती है, जो हमारी फसल है वो अच्छे से हेल्दी ग्रो होके मैच्योर होके पक जाते हैं, उसके बाद उनकी कटाई होती है। जो लास्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होती है, हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब अगर टेम्परेचर को ध्यान ना दिया जाएगा, अगर आप जिस जगह में भी स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ मॉइस्चर होगी, तो आपकी जो क्रॉप हार्वेस्ट किए हैं ना, उसमें फंगस हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। और अगर जहाँ भी आप स्टोर कर रहे हैं उसके आसपास चूहे होंगे तो वो भी इन क्रॉप्स को ख़राब कर देंगे ना। तो स्टोरेज के टाइम फार्मर्स को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी 7 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फिर अब सवाल आता है कि आखिर हम सॉइल को प्रिपेयर ही क्यों करें, आखिर सॉइल की प्रिपरेशन की ज़रूरत क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर के पास एक खेत था, एक छोटा सा खेत था। तो उसने सोचा कि इस बार मैं ये जो राइस की फसल है उसकी कल्टीवेशन कर देता हूँ। तो उसने कल्टीवेट किया। क्या हुआ, उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो हुए और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई, उसे बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिले। जब दूसरे साल उसने सोचा कि पिछले बार तो मैंने राइस यानी कि पैडी फसल की कल्टीवेशन की थी, इस बार मैं व्हीट क्रॉप की कल्टीवेशन करती हूँ। जब उसने सारी की सारी प्रोसेसेस, सारी बेसिक प्रैक्टिसेस की, उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए, वो हेल्दी नहीं थे, उसे अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो मिट्टी में जो भी मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे वो फार्मर के जो फास्ट बेज की फसल थे ना, उसके द्वारा यूटिलाइज हो गए। वो प्लांट्स वो सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी आयन्स थे, उसे वो यूटिलाइज करके एब्जॉर्ब करके खुद हेल्दी प्लांट ग्रोथ हो गई और अच्छी हार्वेस्टिंग भी हो गई। पर जो दूसरे वेज के जो गेहूं की फसल के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स तो अवेलेबल ही नहीं थे ना मिट्टी में, तो फिर वो कैसे अच्छे ग्रो करते या फिर गुड हार्वेस्टिंग प्रोवाइड कर पाते। तो इसलिए सॉइल की प्रिपरेशन एक मेजर स्टेप है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। इसीलिए सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले, एक बहुत अहम स्टेप है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में सॉइल को टर्निंग एंड लूजनिंग किया जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग की मतलब है, टर्निंग में आप जो मिट्टी है उसको उलट पुलट करते हैं, और लूजनिंग में क्या किया जाता है, मिट्टी को थोड़ा लूज कर दिया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं। अगर हम उन्हें उलट पुलट कर देंगे और थोड़े लूजन कर देंगे तो जो एयर है, जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है, वो हर जगह सर्कुलेट हो पाएंगे, ताकि जब हम अपने जो फसल है ना, जो जब उसकी रूट्स ग्रो कर देंगे तो वो अच्छे से नीचे तक जा पाएंगे, और जब अच्छे से नीचे तक पेनिट्रेट कर पाएंगे तो उन्हें एयर की कमी नहीं होगी, क्योंकि एयर तो पहले से सर्कुलेट हो गई होगी ना, तो वो अच्छे से उन एयर, उन मिनरल्स सबको खुद में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब हम टर्निंग और लूजनिंग करते हैं, मैंने पहले भी कह रखा है, जो टर्निंग और लूजनिंग में आपकी जो एयर, जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो अच्छी तरह से सर्कुलेट हो जाते हैं। और लूजनिंग के फैक्टर्स में क्या होती है ना, जो आपकी जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं सॉइल के अंदर, बहुत ही अंदर तक अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स to breathe easily even when they go deep into the soil। जब सॉइल अच्छी तरह से लूजन होंगे तो वो रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करेंगे। लेफ़्ट साइड पार्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ अच्छे से टर्निंग और लूजनिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ की प्लांट की अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हुई, और उसकी जो रूट्स है ना वो ज़्यादा अंदर तक अच्छे से जा भी नहीं पाई। पर जो राइट साइड में आप देखिए, यहाँ अच्छे से टर्निंग और लूजनिंग हुई है, इसलिए यहाँ काफ़ी अच्छी प्लांट ग्रोथ हुई है, प्लांट्स हेल्दी हैं और उनके रूट्स भी काफ़ी अंदर तक गए हैं, और यहाँ वो अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि एयर की भी अच्छे से सर्कुलेशन हुई है। यहाँ एयर की सर्कुलेशन के साथ साथ मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए वो भी अच्छी तरह से सर्कुलेट हो गए, इसलिए टर्निंग and loosening is a very important process। अब जो लूजन सॉइल है ना, जो सॉइल हमने लूजन की थी, वो किससे हेल्प करते हैं? ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे कि ये अर्थवर्म हो गई। अब जब हम अपने सॉइल को लूजन करेंगे तो उसमें एयर की भी अच्छी सर्कुलेशन होगी, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो अच्छे से खुद को ग्रो कर पाएंगे। ये हमारी प्लांट ग्रोथ में काफ़ी मदद करते हैं ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे? पहले तो हमने अपने सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग की थी, उसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अच्छे ग्रोथ हो गई ना, ये फर्दर हमारी सॉइल को टर्निंग एंड लूजनिंग करेंगे। और क्या करेंगे? ह्यूमस ऐड करेंगे। तो ये ह्यूमस क्या होता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर हैं उनकी डेथ होती है, डेथ के बाद उनकी डिकम्पोजिशन होती है, जो भी उनकी डेड बॉडी है। डिकम्पोजिशन के बाद जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इनके अंदर होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो रिलीज हो जाती है सॉइल को, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फार्मर्स की फ्रेंड कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, क्योंकि ये फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग करते हैं हमारी सॉइल को, और ह्यूमस भी ऐड करते हैं। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। हमारी जो लूजन सोयल है ना, अगर हमारी फसल की जो रूट्स काफ़ी अंदर तक भी चले गए ना, तो भी उन्हें ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फसल की कुछ डिफरेंट वेराइटीज होते हैं, कुछ फसल के रूट्स ऊपर तक रहते हैं और कुछ फसल की रूट्स काफ़ी अंदर तक जाते हैं। तो अगर हम उन्हें टर्निंग और लूजनिंग कर दें अपनी सोयल को, तो फिर फसल की रूट्स जहाँ भी चाहें वहाँ ईजीली वो ब्रीथ कर सकेंगे, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और आयन से उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ डेड प्लांट्स और
डेड एनिमल्स हैं, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो डेड प्लांट्स और डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं? सॉइल ऑर्गेनिजम्स से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। वो कहाँ रिलीज होती है? सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। और जो भी रिलीज हुए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? हमारे प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो पहले जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे उनकी डिकम्पोजिशन हुई, और डिकम्पोजिशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर थे वो रिलीज हो गए हमारे सॉइल में, और वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा हो गए? हमारे प्लांट्स के द्वारा, ताकि हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके। इसीलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब तो आपको समझ भी आ गया होगा कि टर्निंग और लूजनिंग कितना इम्पोर्टेंट है सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे। ये जो होल प्रोसेस है ना टर्निंग और लूजनिंग के, इसे क्या कहा जाता है? इसे टीलिंग और प्लोइंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। इसे टीलिंग या और प्लोइंग कहा जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ टीलिंग और प्लोइंग कैसे हो रहा है इस फिगर में। तो ये टीलिंग और प्लोइंग किसके मदद से किया जाता है? दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो दैट आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये प्लो की मदद से ये टीलिंग या फिर प्लोइंग किया जाता है। ये जो प्लो है आइदर ये वुड पे बनी होगी या फिर आयरन से बनी होती है। कभी कभी देखा जाता है हमारी जो फील्ड है ना उसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी ड्राई होते हैं, और जब ड्राई होते हैं तो उन्हें अच्छे से हम टर्निंग भी नहीं कर पाते, उन्हें लूजनिंग भी नहीं कर पाते। इसलिए क्या किया जाता है? उन्हें थोड़ी वाटरिंग कर दिया जाता है, थोड़ी इरिगेशन प्रोसेस किया जाता है। अगर वाटरिंग कर दिया जाएगा ना तभी जो ड्राई मिट्टी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, और सॉफ्ट होने के बाद प्लोइंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह से मिट्टी को लूजनिंग भी कर दिया सकेगा और फिर टर्निंग भी कर दिया जाएगा प्लोइंग के मदद से। फिर हम देखते हैं प्लोइंग के वक्त कुछ बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं मिट्टी के, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रम्प्स कहा जाता है। जो भी बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं ना प्लोइंग की प्रोसेस के टाइम पे, उसे क्या कहा जाता है? क्रम्प्स कहा जाता है। इसी क्रम्प्स को अच्छी तरह से तोड़ना पड़ता है। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, तो तब जब हम अपनी बीज को बोएंगे तब काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए ये सारे जो बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल हैं यानी कि जिसे क्रम्स कहा जाता है, इसे तोड़ दिया जाएगा। कैसे? प्लांक के मदद से। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ प्लांक। प्लांक की मदद से वो जो बड़े बड़े पीसेस हैं मिट्टी के उसे तोड़ दिए जाते हैं। फिर आता है लेवलिंग प्रोसेस। लेवलिंग क्यों किया जाता है? द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। पूरी की पूरी फील्ड को एक सेम लेवल पे रखा जाता है ताकि अगर जब मिट्टी के अंदर हम बीज डालें एक अच्छे लेवल में डाला जाए, और जब हम पानी भी देंगे, इरिगेशन प्रोसेस किया जाएगा, सिंचाई किया जाएगा, वाटरिंग किया जाएगा, तब भी पानी सभी प्लांट्स के पास एक इक्वल अमाउंट में पहुंचनी चाहिए। इसीलिए पूरी की पूरी ज़मीन को अच्छी तरह से लेवलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो ये लेवलिंग किसके सहायता में किया जाता है? एक लेवलर के थ्रू। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। एक लेवलर के थ्रू पूरी की पूरी लेवलिंग प्रोसेस की जाती है। कभी कभी तो मैन्योर भी ऐड कर दिया जाता है प्लोइंग से पहले, क्योंकि अगर प्लोइंग या फिर टिलिंग से पहले आप मैन्योर ऐड कर देते हैं सॉइल में तो प्लोइंग के बाद क्या होगा ना, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा सॉइल के साथ। तभी जब लूजन कर दिया जाएगा, टर्निंग कर दिया जाएगा सॉइल को, तो जो हमारे जो मैन्योर है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे मिट्टी के साथ।
तो सॉइल प्रिपरेशन की लास्ट पार्ट में क्या होता है? द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग। बीज को मिट्टी में डालने से पहले उसे अच्छी तरह से वाटरिंग यानी कि सिंचाई की जाती है। तो बच्चों, आज हमने बेसिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।